हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ाने वाले हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। तो पहला स्टेप हम अगर देखें किसी भी रिसर्च को करने के लिए, तो उसमें पहला स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन या फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम किसी भी रिसर्च के बारे में उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या करना है, और अगर हम समस्या को ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद हमें रिसर्च करना बहुत ही आसान होता है। दूसरा स्टेप ये है कि रिसर्च डिज़ाइन। देख सकते हैं जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम दूसरा स्टेप हमारा होता है रिसर्च डिज़ाइन का, कि जैसे हम समस्या को ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद हम ये डिज़ाइन करते हैं कि हमें उस रिसर्च के अंदर क्या क्या ढूंढना है और क्या क्या कौन कौन से प्रोसेस करने हैं आगे, ये सब डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए हम तीसरा स्टेप, रिसर्च का तीसरा स्टेप अगर देखें तो ये है डाटा कलेक्शन, इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। माने कौन कौन से रिसर्च के अंदर, इस रिसर्च में जितने भी प्रोसेस किए जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से डाटा का यूज़ किया जाना चाहिए, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाना चाहिए। ये टूल्स या इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमें ये तीसरा स्टेप ये है कि टूल्स कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप ये है कि हमें जब भी हम रिसर्च करेंगे तो उसमें कुछ सैंपल की ज़रूरत होगी। जैसे सैंपल उसे कहते हैं कि हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो पॉपुलेशन को, जितने भी पॉपुलेशन को लेकर के स्टडी करते हैं, वो हमारा एक सैंपल होता है। तो उस प्रकार से हम चौथा स्टेप देखें तो सिलेक्टिंग अ सैंपल, ठीक है। चौथा स्टेप हमारा ये हो गया रिसर्च प्रोसेस का या स्टेप ऑफ रिसर्च का। अगर पांचवा स्टेप देखें तो इसमें होता है रिसर्च प्रोटोकॉल राइटिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि रिसर्च प्रोटोकॉल को राइट करते हैं, ठीक है, कि रिसर्च किस प्रकार किया जाना चाहिए और कैसे कैसे हम आगे रिसर्च में मतलब क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप ये हो गया एक। अब चलते हैं छठा स्टेप हमारा हो गया डाटा कलेक्शन का। डाटा कलेक्शन, हम किसी भी रिसर्च करने के लिए जो हम डाटा मतलब फील्ड सर्वे करते हैं और उससे जो प्राप्त आंकड़ा होता है उसे उसे छठे स्टेप के अंदर रखा जाता है। फिर जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं फील्ड सर्वे के द्वारा या सर्वे या इंटरव्यू मेथड के द्वारा या ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो भी डाटा या प्राइमरी सेकेंडरी डाटा जो भी हम कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए, उसका प्रोसेसिंग करते हैं। तो अगला स्टेप हमारा है रिसर्च डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हम 3 प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, या ये सारी चीज़ें, कोड बुक, ये सारी चीज़ें हो गया। और लास्ट हमारा स्टेप है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट, जब हम ये सारे प्रोसेसेस को कर लेते हैं उसके बाद हम एक रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये आठ स्टेप इस प्रकार से दिए गए हैं। अधिकांशतः इसमें देखा जाए तो एग्ज़ाम में किस प्रकार से इसका सीक्वेंस हमेशा पूछ देता है कि इसका सही सीक्वेंस क्या है। इस सब का नाम दे दिया रहेगा, जितने भी 4-5 जो भी हैं स्टेप का नाम दिया रहेगा, उसको सही क्रम से सजाने के लिए कहा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको हम ब्रॉडली देखें तो 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। एक है कि मतलब 2 स्टेप को इसमें शामिल किया गया है। एक है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा रिसर्च डिज़ाइन। इसमें हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, मतलब क्या चीज़ है रिसर्च, इसमें हम डिसाइड करते हैं, मतलब इसको डिसाइडिंग भी कह सकते हैं। और
3 चीज़ें मिला करके टूल्स ऑफ द डाटा कलेक्शन, सेलेक्टिंग, सैम्पलिंग, फिर रिसर्च, प्रोटोकॉल्स राइटिंग एंड डाटा कलेक्शन। ये हमें मतलब इसमें हम हाउ का स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे हम सिंपल को सिलेक्ट करें, कैसे हम डाटा को कलेक्ट करें। तो ये हमारा प्लानिंग के अंदर आता है कि ये सब हमें प्लानिंग करना पड़ता है। फिर हम 2 स्टेप को लेते हैं, तो ये कंडक्टिंग स्टडी, डाटा प्रोसेसिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट, ये दोनों कंडक्टिंग ऑफ द स्टडी के अंदर आता है। इसको अंडरटेकिंग भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम इन सब स्टेपों पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा पहला स्टेप, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम या फाइंडिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बिना किसी भी रिसर्च का संभव होना ही मुश्किल है। रिसर्च की शुरुआत तो अगर कहें तो यहीं से होती है। अगर शुरुआत हम रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड नहीं करेंगे तो हमारा रिसर्च संभव नहीं है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इससे हमारा आइडेंटिफाई योर डेस्टिनेशन, इससे हमारा डेस्टिनेशन तय होता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम से ही तय हो जाता है। मोर स्पेसिफिक एंड क्लियर यू आर बेटर फॉर योर रिसर्च प्रोग्रेस। What do you want to explore depends on it, depends on financial constructions as time required to complete the task, your interest and surveyor constraints, identify your knowledge gap। इससे हमारा ये सब तय हो जाता है कि एक सर्वेयर के पास कितना नॉलेज है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, उस रिसर्च में कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके सुपरवाइज़र का क्या उसमें रोल है, क्या उसका इंटरेस्ट है। ये सब इस हमारे रिसर्च आइडेंटिफाई प्रॉब्लम से ही हो जाता है। अगला स्टेप देखें तो रिसर्च डिज़ाइन में हम स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट एंड फाइंडिंग डिपेंड्स हाउ फाइंड इसमें करते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज एक्सप्लेन हाउ यू विल फाइंड द आंसर एंड रिसर्च क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें स्पेसिफिक इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। इसके रिसर्च किसी भी रिसर्च को डिज़ाइन करने के लिए उसके 4 ब्रॉड एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है स्पेसिफाई कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल। जब हम रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें किसी वेरिएबल को लेना ज़रूरी होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल 4 प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रेनस एंड इंटरवीनिंग। तो आगे चल के इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा स्टेप है ऑपरेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल। तीसरा स्टेप है चॉइस एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कि कौन कौन से डाटा कलेक्शंस के, एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन हो गया, एक सेकेंडरी डाटा कलेक्शन हो गया। चौथा स्टेप है रिसर्च डिज़ाइन का सैम्पलिंग, हु एंड हाउ मैनी सब्जेक्ट्स विल बी ऑब्जर्व्ड, किसको और कैसे सैम्पलिंग में लेना है, कौन से विषय को। तो ये हम देख सकते हैं कि किसी भी रिसर्च को डिज़ाइन करने के लिए ये 4 स्टेप बताए गए हैं। अगला स्टेप है हमारा रिसर्च प्रोसेस का। ये देख सकते हैं रिसर्च टूल, मतलब कौन कौन से टूल का यूज़ किया जाना चाहिए रिसर्च में। तो इसमें ये टूल्स उस समय यूज होता है जब हम प्रैक्टिकल स्टेप करते हैं किसी भी स्टडी एरिया में जा कर के। हाउ यू गोइंग टू डाटा कलेक्ट डाटा, कैसे हमें डाटा को कलेक्ट करना है। आइदर ये सब को ध्यान में रखते हुए हम टूल का यूज करते हैं। फिर इसको आइदर यू हैव कंस्ट्रक्टिंग अ टूल और यू कैन यूज द स्टैंडर्ड्स टूल। If using secondary data, you will need identify what information is needed to develop from the external required data. Field testing भी होता है इसमें, pre-test on the same study of the population area,
व्हाट डाटा यू आर ऑब्टेन्ड द क्वेश्चनायर शेड्यूल इंटरव्यू, इसके द्वारा भी हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाने हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भी किए जा सकते हैं। तो ये हमारे टूल के अंदर आ गया। फिर सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग बहुत टाइप के होते हैं। लगभग दो प्रकार के मेन होते हैं, फिर उसके सब टाइप्स भी होते हैं। तो हमें पॉपुलेशन किसी भी मतलब एक छोटा पॉपुलेशन लेना, एक बड़े पॉपुलेशन में से एक छोटा पॉपुलेशन को निकाल करके उसके स्टडी करना ही सैम्पलिंग कहलाता है। तो ये देख सकते हैं सैम्पलिंग के अंदर ये सब आएगा। 2 की एम ऑफ सैम्पलिंग बताया गया है कि किसी भी सैम्पलिंग को सेलेक्ट करते समय अवॉइडेंस ऑफ द बायसनेस, हमें बायसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अटेंडमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रिसाइजेज फॉर द गिवन आउटले ऑफ द रिसर्च, हमें पेशेंस होना चाहिए। किसी भी ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी डाटा को मतलब सैम्पलिंग को चूज करने के लिए। फिर इसके कैटेगरी बताए गए हैं कि ये दो प्रकार के हमने बताया ना, पहले ही बता दिया है कि दो इसके मेन कैटेगरी हैं सैम्पलिंग के, एक रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसको आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको आगे चल कर हम ब्रॉड में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग एक चैप्टर ही है पूरा। चौथा स्टेप देखें तो इसमें राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिसर्च करने के लिए हमें रिसर्च प्रपोजल को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं कि हमें किस टाइप से रिसर्च करना है। इसमें देख सकते हैं ये एक ओवरऑल प्लान होता है, इसको रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। जो भी हम रिसर्च करते हैं उसका एक ओवरऑल प्लान होता है। टेल अबाउट योर प्रॉब्लम एंड हाउ टू प्लानिंग इन्वेस्टिगेट, इसमें हम अपना प्रॉब्लम एंड प्लानिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम प्रपोजल के द्वारा। इट्स मेन फंक्शंस डिटेल ऑपरेशनल प्लान्स एंड ऑब्टेनिंग आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन। अ रिसर्च प्रपोजल मस्ट बी टेल फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, इसमें हम देखें तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या क्या होता है। व्हाट पहला होता है व्हाट, इसमें हम देख सकते हैं कि यू आर प्रपोजिंग टू डू, आप क्या कर रहे हैं। हाउ कैसे कर रहे हैं। हाउ यू प्लान टू प्रोसीड, हम कौन से प्लान किए हैं इसको प्रोसीड करने के लिए। दूसरा वाई कैसे करेंगे आप। यू सिलेक्ट द प्रपोज स्टडी, मतलब कैसे आप रिसर्च को करेंगे, कौन सा। ठीक है, इस स्टडी के अंदर आगे चलते हैं। तो हमें इस प्रकार से प्रपोजल तैयार करना होता है। रिसर्च प्रपोजल के अंदर हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। रिसर्च प्रपोजल हम जैसे ही तैयार करते हैं उसमें इन 8-10 स्टेपों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा एक अच्छा रिसर्च हो पाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल जब भी हम तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा जिस प्रकार से होगा रिसर्च हमारा उसी हिसाब से चैप्टराइजेशन किया जाता है और हमारा ऑब्जेक्टिव के द्वारा ही यह पता चल जाता है कि हमारा रिसर्च किस प्रकार का है। दूसरा, लिस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस, आपने उस रिसर्च के अंदर कौन से हाइपोथेसिस लिए हैं, वो अगर रिसर्च के द्वारा प्राप्त होते हैं तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और ना तो अगर हम रिसर्च के लास्ट में अगर वो कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं जो हमें हाइपोथेसिस मानकर चले हैं तो उस हाइपोथेसिस को हम
और रिजेक्ट करते हैं। तो लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जितने होंगे उसके हिसाब से अभी हमारा रिसर्च डेवलप किया जाता है, रिसर्च प्रोसेस। फिर उसके बाद स्टडी डिज़ाइन के द्वारा ही स्टडी डिज़ाइन सही होना चाहिए। फिर उसके बाद द सेटिंग ऑफ योर स्टडी पॉपुलेशन एरिया, मतलब किस एरिया को आप लिए हैं ये भी हमारा निर्धारित होना चाहिए। फिर उसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स यू आर प्लानिंग टू अस, रिसर्च को करने के लिए आपने किस किस रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला स्टेप है इसमें रिसर्च प्रपोजल को करने के लिए, तैयार करने के लिए सैम्पल साइज एंड सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल साइज और सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल साइज हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। सैम्पल साइज अगर बड़ा है तो हमारा रिसर्च बहुत अच्छा होगा। तो ये सैम्पल साइज अगर छोटा है तो उसमें गलत होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो सैम्पल साइज भी ये डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च सही दिशा में जा रहा है या मतलब गलत होने की संभावना है, ये डिपेंड करता है। तो हमें सैम्पल साइज भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि क्योंकि पूरा रिसर्च का जो डाटा है वो सैम्पल साइज पे ही डिपेंड करता है। अगला हम प्रपोजल तैयार करने के लिए डाटा प्रोसेसिंग का भी एक अहम रोल होता है। डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा अगर हम सही प्रोसेस कर पाते हैं, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसमें हम उन चीज़ों को निकाल देते हैं जो अननेसेसरी हैं, तो उसमें डाटा प्रोसेसिंग का भी अहम रोल होता है। अगला स्टेप है प्रोसीड चैप्टर्स। हमें ये ऑब्जेक्टिव के द्वारा ही तय हो जाता है कि हमें कितने चैप्टर्स बनाने हैं, और चैप्टर्स के आधार पे भी ये तय हो जाता है कि हमारा रिसर्च किस प्रकार का है। तो चैप्टराइजेशंस का भी मेन रोल होता है रिसर्च प्रोसेस में। अगला हम देखें स्टेप, तो ये है द स्टडी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस। तो हमारे रिसर्च के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस भी होते हैं कि इन्हीं चीज़ों को लेना है, और कुछ मतलब लिमिटेशंस होते हैं कि हम उस तक डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, चाहे मतलब कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। तो हमारे कुछ रिसर्च में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं जिसको हम नहीं ले सकते। अगला है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम फ्रेम, अगर हम टाइम फ्रेम नहीं करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम फ्रेम अगर हमारे रिसर्च के अंदर नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये रिसर्च कब तक चलेगा और हमें कितने अंदर तक इसको कंप्लीट कर देना है। तो टाइम फ्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें समय का निर्धारण होगा तो हम उतने समय में अपने रिसर्च को कंप्लीट कर लेंगे। चाहे टाइम फ्रेम के द्वारा ही हम अपने रिसर्च टॉपिक को ब्रॉड, या अगर हमें टाइम फ्रेम मतलब टाइम कम है तो हम छोटे रिसर्च टॉपिक को चूज करेंगे। अगर टाइम लंबा है तो हम बिग टॉपिक को ले सकते हैं, जिससे अच्छा रिसर्च हो सकता है। तो हमें टाइम फ्रेम करना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने के लिए, चाहे रिसर्च को करने के लिए। अगला स्टेप है कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा हमारा 6 स्टेप ऑफ द रिसर्च है, जिसमें हम देखें तो हमें डाटा कलेक्ट किसी भी फील्ड में जा कर के किस प्रकार करना है ये हम देखते हैं। तो डाटा कलेक्ट करना, इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम विच ऑफ द ड्रॉ इनफेरेंस एंड कंक्लूजन फॉर योर स्टडी। मेथड्स डिपेंड्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के द्वारा भी हमें मेथड्स डिपेंड करता है कि मतलब हम डाटा कलेक्शन के लिए हम किस प्रकार के मेथड का उपयोग करें। जैसे बहुत सारे तरह के मेथड होते हैं, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में जैसे इंटरव्यू मेथड, ईमेल क्वेश्चनायर मेथड, ये सारी चीज़ हो गए। और ऑफलाइन में जैसे
हम क्वेश्चनायर तैयार किए और जा कर के पूछ लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, मतलब घर घर जा कर के सर्वे टाइप से, तो सर्वे ये सब ऑफलाइन मेथड है। तो हम मेथड का उपयोग करते हैं अलग अलग टाइप का। फिर उसके बाद अगला देखें तो दिस फेज यू कलेक्टली करेक्ट डाटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान एंड माइट कॉमर्स इंटरव्यू ईमेल्स एंड क्वेश्चनर कंडक्ट भी फोकस ग्रुप डिस्कशंस मेक ऑब्जर्वेशंस, जिसमें हम देख सकते हैं कि इंटरव्यू के द्वारा, मेल के द्वारा, क्वेश्चनर के द्वारा, तो ये सब इसमें एक प्लान करना पड़ता है। तो इस सब के माध्यम से हम डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ एथिकल इशू भी आ जाता है, इन्वॉल्व होते हैं डाटा कलेक्शन करने के लिए। डाटा कलेक्शन करने में ये कुछ एथिकल इशू भी इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से एथिकल इशू हैं, आइए हम देख सकते हैं। इसमें दो प्रकार से, या तो एथिकल इशू रिस्पोंडेंट का हो सकता है, या वो रिलेटेड हो सकता है किससे, रिसर्चर से। तो आइए देखते हैं रिस्पोंडेंट से। रिस्पोंडेंट माने जो उत्तरदाता है, उसका किस प्रकार से एथिकल इशू उत्पन्न होता है। तो सीकिंग कॉन्सेंट, वो कभी कभी सीकिंग कॉन्सेंट होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव हो सकता है। सीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये हो सकता है। डी द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग हार्म टू पार्टिसिपेंट्स, ये हो सकता है। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हो सकता है। उसका अगर कॉन्फिडेंस सही नहीं है तो वो उत्तर देने में घबरा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एथिकल इशू आ सकती हैं रिस्पोंडेंट के अंदर, जब भी हम डाटा कलेक्शन करने जाते हैं किसी भी फील्ड एरिया में। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है रिस्पोंडेंट के साथ। और रिसर्चर के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ये देख सकते हैं हम। किसी भी फील्ड सर्वे या सर्वे करने में जो प्रॉब्लम रिसर्चर के साथ होती हैं वो दे सकते हैं। अवॉइडेड बायसनेस हो सकता है। यूजिंग इनप्रोप्रिएट रिसर्च सर्वे मेथड, उन्हें सर्वे मेथड का अच्छा ज्ञान नहीं होता है। इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, वो उस जो रिस्पोंडेंट है उसको अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। या इन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, उन्हें सूचना का अच्छा ज्ञान नहीं होता है। जब मतलब ये कि जो रिसर्च करने जाते हैं वो उसका अच्छे से ज्ञान नहीं होता है, तो वो भी रिस्पोंडेंट को अच्छे से न समझा पाते हैं, और ना ही उसे उस रिसर्च के बारे में अच्छे से ज्ञान होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है किसी भी रिसर्चर को डाटा कलेक्ट करने में। अगला हम देख सकते हैं, अगला स्टेप हमारा है प्रोसेसिंग ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा। तो हम जो भी डाटा कलेक्ट कर लिए हैं उसको अगले स्टेप में हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग में हमें किस प्रकार से उसका प्रोसेसिंग करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। एनालिसिस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस लार्जली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। डाटा प्रोसेसिंग, एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा जो डाटा है वो किस प्रकार का है, या तो डिस्क्रिप्टिव है, या क्वालिटेटिव है, या क्वांटिटेटिव है, या एप्टीट्यूडनल है। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, ये सब सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार से प्रोसेसिंग करना है। क्वांटिटेटिव है तो ये तो हो गया मात्रात्मक, जो कि स्टैटिस्टिकल हो सकता है, डाटा हो सकता है। क्वालिटेटिव ये तो गुणात्मक मैटर है। डिस्क्रिप्टिव ये कथा कहानी के द्वारा ये सारी चीज़ें, तो इसको एनालिसिस करने का कुछ अलग रूल और रेगुलेशन होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा किस प्रकार का है, प्रोसेसिंग में इसका अहम रोल होता है। फिर अगला दूसरा हम देखें तो इसमें है द वे यू वांट टू कम्युनिकेट योर फाइंडिंग टू योर
राइडर। तो देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल वे में भी कर सकते हैं आप।